हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे बात कर रहे थे बोर परमाणु मॉडल की। ठीक है, तो मैंने आपको बोर परमाणु मॉडल के अंदर उसका फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट दोनों बताए। फिर हमने बात की बोर परमाणु की ऊर्जा ज्ञात करना, बोर परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करना, बोर परमाणु के कक्ष में घूम रहे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करना और इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करना। ये तीनों चीजें हमने यहाँ पे पढ़ ली थी। अब हम इसके बाद इसके आगे वाले जो पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ऊर्जा, वेग और त्रिज्या से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स थे वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। ठीक है, तो हम इसके बाद आगे की बात कर रहे हैं। ये बोर परमाणु मॉडल का तीसरा पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, तो बोर परमाणु मॉडल का तीसरा पॉइंट क्या है बेटा? तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक है, ये इसका पहला कोश, ये दूसरा कोश, ये तीसरा कोश और ये चौथा कोश, तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो वो ऊर्जा का अवशोषण करता है, और जब उच्च ऊर्जा स्तर से वापस से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो ये ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ठीक है, निम्न से उच्च में जाता है तो ऊर्जा एब्जॉर्ब होती है, और उच्च से निम्न में आता है तो ऊर्जा का एमिशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा डेल्टा ई बराबर E2 माइनस E1 लिखते हैं। ठीक है, E2 बराबर है हमारे पास उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, और E1 बराबर है निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा। ठीक है, तो E2 और E1। और देखिए, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन रेखाओं के समूह के रूप में करता है, बंडल ऑफ लाइंस के रूप में करता है। इस बंडल ऑफ लाइंस को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ये ध्यान रखना, स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब भी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन वो रेखाओं के समूह के रूप में करता है, और इन रेखाओं के समूह को हम स्पेक्ट्रम नाम देते हैं। इन रेखाओं के समूह को जब निकोल प्रिज्म में से गुजारा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाती है, 7 अलग अलग रंगों में बट जाती है, जिसे हम नाम देते हैं विविग्योर, है ना। इंद्रधनुष के जो 7 कलर हैं वो इसी से ही बनते हैं। ये और आपको पता होना चाहिए कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे उच्च होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, इसीलिए ट्रैफिक सिग्नल वगैरह जो संकेतक बनाए जाते हैं, सिग्नल बनाए जाते हैं, वो लाल रंग के ही बनाए जाते हैं। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे लाल रंग की वेवलेंथ जो है, तरंग दैर्घ्य है, वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट है। इसके बाद आगे वाले पॉइंट की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास का, वो क्या है? जब भी कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, ठीक है, हाई टू लो, तो ये ऊर्जा का उत्सर्जन मैक्सवेल प्लांक के अनुसार, ठीक है, ऊर्जा का उत्सर्जन जो है ये तरंगीय रूप में करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन तरंग की भांति गति दर्शाता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E बराबर h म्यू, मतलब ऊर्जा का उत्सर्जन जो है ये ऊर्जा पैकेट्स के रूप में होता है, जिसे हम बोलते हैं क्वांटा, और बहुत सारे होने पर इसे बोलते हैं क्वांटम, और इसीलिए इसको क्वांटिकत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E बराबर h म्यू। H क्या है बेटा? H बराबर है प्लांक नियतांक, ठीक है, और म्यू बराबर है इसकी आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हमें पता है आवृत्ति बराबर होता है C बटा लैम्बडा। C क्या है बेटा? C है प्रकाश का वेग, वह वेग जिससे प्रकाश गतिशील होता है। ठीक है, और इसका जो वैल्यू है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इस वेग से प्रकाश गतिशील होता है। ठीक है, और लैम्बडा जो है, लैम्बडा ये है तरंग दैर्घ्य, इसे हम बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। ठीक है, ये तरंग दैर्घ्य है ना, वेवलेंथ। ठीक है, तो हम यहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकाल सकते हैं अगर वो तरंगीय गति करता है तो। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको। ये सारे के सारे पॉइंट है जो कि यहाँ दर्शाएंगे। अब देखिए, यहाँ एक और पॉइंट मैं ऐड करूंगा। जब इलेक्ट्रॉन दोहरी गति करता है ना, तो उस पर 2 प्रकार के बल लगते हैं। कहने का मतलब ये है
कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वृत्ताकार पथ पर ही क्यों घूमता है, हा? वो अलग पथ पर क्यों नहीं चला जाता, उसके बारे में मैं यहाँ पे बात करूंगा। देखिए ये परमाणु है, ये इसका नाभिक है, ये इसकी त्रिज्या है, ठीक है बेटा। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m और ये v वेग से गतिशील है, ये इसकी त्रिज्या r है, ये नाभिक z है, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन जो है ये वृत्ताकार पथ पर ही क्यों घूमता है, इधर क्यों नहीं निकलता, इधर क्यों नहीं निकलता, इधर क्यों नहीं निकलता, वृत्ताकार पथ पर घूमने का क्या कारण है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन दोहरी गति दर्शाता है, डुअल मोशन शो करता है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन डुअल मोशन शो करता है तो उस पर दो प्रकार के बल लगते हैं। एक वो बल जो इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर खींचता है उसे बोलते हैं आकर्षण का बल, है ना, सेंट्रिपिटल फोर्स। और एक वो बल जो इलेक्ट्रॉन को नाभिक से दूर धकेलता है उसे बोलते हैं प्रतिकर्षण का बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो ये दोनों जो बल लगते हैं ये इलेक्ट्रॉन की गति के कारण लगते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति दर्शाता है, एक तो वृत्ताकार पथ पर घूमता है और एक अपने ही अक्ष पर घूमता है। जैसे मैंने आपको बताया था हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी घूमती है और अपने अक्ष पर भी घूमती है। हम जब क्रिकेट देखते हैं तो स्पिनर जब बॉल करता है तो हमें वो एक्शन रिप्ले में दिखाई देता है, बॉल खुद भी घूमती है और दो स्टंप के बीच की दूरी भी तय करती है, ठीक है। तो बॉल भी डुअल मोशन शो करती है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। पहला बल है आकर्षण का बल, जो पहला बल है वो है आकर्षण का बल, है ना। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स। तो आकर्षण का बल जो है वो क्या है, ZE.E अपॉन R स्क्वायर। आपको पता है वो न्यूटन के आकर्षण के सिद्धांत से मैंने निकाला है कि जब निश्चित दूरी पर दो कण रखे हुए हैं तो उनके द्रव्यमान का गुणनफल उनके मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसी के आधार पर। तो इसके आकर्षण का बल है और आकर्षण का बल ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, समीकरण नंबर 1, ठीक है बेटा। ओके, जब इलेक्ट्रॉन अपने ही अक्ष पर घूमता है तो अक्ष पर घूमने के कारण जो बल लगता है उसे अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं ना, ठीक है। वो है प्रतिकर्षण का बल। तो जो दूसरा बल लग रहा है इसके ऊपर वो है प्रतिकर्षण बल, ठीक है। वो क्या है देखिए, वो प्रतिकर्षण का बल है mv स्क्वायर अपॉन r, समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v वेग है और r इस मुख्य अक्ष से इसकी दूरी है, ठीक है बेटा। मतलब ये दूरी है, ये इतनी दूरी पर घूमता है, ठीक है। चलो जी, तो संतुलन की अवस्था में क्या होंगे, दोनों बल जो है वो बराबर होंगे, तभी इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित दूरी पर घूमेगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं संतुलन की अवस्था में, ठीक है, संतुलन की अवस्था में। तो संतुलन की अवस्था में क्या होगा बेटा, ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन R। R से R कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास मान आएगा Z स्क्वायर R बराबर mv स्क्वायर। और इसी फॉर्मूले के आधार पर हम बोर कक्ष की त्रिज्या की गणना करते हैं बेटा, ठीक है। बोर कक्ष में घूम रहे इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा की गणना करते हैं और वेग की भी गणना हम इसी के आधार पर करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्यों घूमता है, उसका रीजन क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, वो उसका मेन जो सारांश है वो ये है क्योंकि आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल दोनों जो है वो क्या होते हैं बेटा, बराबर, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे बोर परमाणु मॉडल की कमियां, ड्रॉबैक ऑफ बोर एटॉमिक। बोर परमाणु मॉडल की कमियां, ठीक है। देखो बेटा, पहली कमी है जो उसने मॉडल लिया था वो लिया था हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब ऐसे परमाणु हैं जिनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, उसके बारे में कोई बात नहीं की। तो इसकी पहली कमी यह है
कि एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं की व्याख्या नहीं कर सका। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, एक से अधिक परमाणु वाले इलेक्ट्रॉनों की व्याख्या नहीं कर सका। अब आपको समझ में आ गया, जब हम क्वेश्चन लिखते हैं तो हाइड्रोजन प्लस, लिथियम प्लस 2, बेरिलियम प्लस 3 क्यों लिखते हैं? क्योंकि देखो सब में एक एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, सब में एक एक ही इलेक्ट्रॉन है, इस कारण से हम इस तरह से लिखते हैं। तो एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की व्याख्या नहीं कर सका। चलो मैं दूसरी चीज देखो, स्पेक्ट्रम में रेखाएं जो है, स्पेक्ट्रम सतत होगा या असतत होगा वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, तो दूसरा स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। हालांकि डीपली पॉइंट है लेकिन आप इसको शॉर्ट में लीजिए, स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। मैंने बताया था आपको, स्पेक्ट्रम होता है रेखाओं का समूह, है ना, बंडल्स ऑफ लाइट। ठीक है, ये रेखाओं का समूह होता है स्पेक्ट्रम। जब हम इस रेखाओं के समूह को चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं तो ये रेखाएं विपाटित हो जाती है, अलग अलग बढ़ जाती है। जब इन रेखाओं को मैं विद्युत क्षेत्र में ले जाता हूं तब भी ये रेखाएं अलग अलग बढ़ जाती है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम में रेखाओं का विपाटन होना ये कहलाता है जीमान प्रभाव। ठीक है, वैज्ञानिक जीमान द्वारा हो जाएगा। चुंबकीय रेखाओं का विद्युत क्षेत्र में विपाटन होना, टूट जाना, ये कहलाता है स्टार्क प्रभाव। तो ये क्या हुआ, ये जीमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव दोनों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, नहीं समझा पाया। ना तो जीमान प्रभाव को समझा पाया, ना ही स्टार्क प्रभाव को समझा पाया। तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं को विद्युत क्षेत्र में ले जाने पर उनका विपाटन हो जाता है तथा चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर भी उनका विपाटन हो जाता है। अर्थात यह है चुंबकीय क्षेत्र विपाटन मतलब जीमान प्रभाव और विद्युत क्षेत्र विपाटन मतलब स्टार्क प्रभाव को नहीं समझा सकते। ठीक है, तो ये इसके ड्रॉबैक का दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये है, इसने ये हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत नहीं समझा सका। क्योंकि हाइजेनबर्ग ने क्या दिया था, उससे पहले मैं आपको समझाया था कि बोर परमाणु मॉडल का दूसरा पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं वृत्ताकार कक्षा में घूमेगा जिसका कोणीय संवेग NH/2π के पूर्ण गुणज होगा। तो वहां से कोणीय संवेग ऐसा लिखा था मैंने, mvr = NH/2π। तो r को यहाँ ले लो तो 2πr, mv होता है बेटा संवेग और परिधि, दोनों का मान निकाल सकते हैं। लेकिन एक समय में, निश्चित समय में आप दोनों का मान एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो और वो सिद्धांत दिया था हाइजेनबर्ग ने। तो इसका जो इसके बाद वाला पॉइंट है वो है, यह है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत को नहीं समझा सका। यह है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत को नहीं समझा सका। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, चलो जी, इसके बाद नेक्स्ट ड्रॉबैक इसके बाद वाली जो कमी थी वो क्या थी वो देखिए आप। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की दोहरी गति को नहीं समझा पाया, दोहरी गति के लिए। ठीक है, दोहरी गति, इलेक्ट्रॉन डुअल मोशन शो करता है। देखिए, अगर रेखीय गति करता है तो वो कणीय गति कहलाती है, कण के समान है, और तरंगीय गति करता है, ठीक है, तो वो तरंग के समान गति कहलाती है। तो एक ही पार्टिकल्स टू टाइप के मोशन कर रहा है, दो तरह की गति कर रहा है, एक तो कणीय गति, ठीक है, और एक तरंगीय गति। तो बोर्ड ने दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले अप्लाई किए। ठीक है, जब कण एक है तो दो फॉर्मूले आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो फिर ये डुअल नेचर फिर डी ब्रोगली ने इसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो इसका ये ड्रॉबैक बना। नेक्स्ट पॉइंट जो था हमारे पास इसका वो था, ये है दोहरी प्रकृति को नहीं समझा सका। ये है इलेक्ट्रॉन की दोहरी प्रकृति, द्वैत नेचर, है ना, दोहरी प्रकृति की व्याख्या नहीं कर सका, ठीक है, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हम लिख सकते हैं, ये डी ब्रोगली के सिद्धांत को नहीं समझ सका, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 5। ठीक है, जो इसका 5वां पॉइंट था वो पॉइंट क्या था वो सुन लीजिए आप थोड़ा सा। ठीक है, 5वां पॉइंट था इसका, ये कक्षकों की व्याख्या नहीं कर सका।
मतलब कक्षकों का आकार कैसा होता है, जो बाद में हमें श्रोडिंगर ने समझाया था एक ग्राफ खींचकर, है ना। तो उसने क्या कहा था, उसने ये कि एस कक्षक गोलाकार होता है, पी कक्षक डंबलाकार होता है, डी कक्षक डबल डंबलाकार होता है। तो क्यों होता है, उसके साइज की व्याख्या ये नहीं कर पाया था। तो यहाँ पे ये कक्षकों के आकार की व्याख्या नहीं करता, आकार को नहीं समझा सका। तो यहाँ पर ये हमारे पास ड्रॉबैक है। अब इन ड्रॉबैक को दूर करने के लिए आधुनिक परमाणु मॉडल दिया, जिसमें 3 वैज्ञानिकों के नाम को शामिल करते हैं। पहला डी ब्रोगली है, दूसरा हाइजेनबर्ग है और तीसरा श्रोडिंगर है। इन तीनों ने अपने सिद्धांत दिए, मतलब बोर की कमी को दूर किया, फिर उसी में ऐड कर दिया, इसलिए हम उसको आधुनिक परमाणु मॉडल के नाम से जानते हैं, है ना, या मॉडर्न एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं। लेकिन अब इससे पहले मैं आपको पहले चुंबकीय विकिरण, ठीक है, या मैक्सवेल का विकिरण सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। विकिरण सिद्धांत के अनुसार मैक्सवेल ने क्या क्या कहा था, क्या एक्सप्लेन किया था, उसके बारे में हम यहाँ पे आपको समझाएंगे। थोड़ा सा इसको स्टडी करना पड़ेगा।